देखो अभी तक अपन जो पढ़े हैं इस चैप्टर में, तो ये आज इस चैप्टर की तीसरी क्लास है। फर्स्ट चैप्टर में मैं स्टार्ट किया था जर्नल एंट्री, जिसमें जर्नल एंट्री का पूरा बेसिक मीनिंग, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक जो जो था सब मैंने बताया। उसके बाद कल की जब क्लास हुई जर्नल एंट्री की, तो उसमें अपन ने एंट्री के बारे में अपन ने देखा, ठीक है, कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, कौन से कैटेगरी में मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कौन से कैटेगरी में जाता है, और डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, वो सब अपन ने देखा। अब उसी के आगे जर्नल एंट्री के ही अंदर एक टॉपिक आता है अपना जीएसटी। इसको मैं अलग टॉपिक भी बोल सकता हूं और जर्नल एंट्री का भी पार्ट मान सकता हूं, क्योंकि जीएसटी के अंदर भी अपने को जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक, तो जीएसटी जो है आज पूरा अपन इसको खत्म करेंगे। ठीक, जीएसटी के बारे में पूरा देखेंगे कि जीएसटी क्या है, इसकी अकाउंटिंग वगैरह कैसे होती है, वो सब। तो मैं स्टार्ट कर दूं। जीएसटी, जीएसटी मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होना चाहिए जीएसटी जो आया 1 जुलाई 2017 को आया था। उसके पहले हमारे देश में जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, तो उन टैक्स को खत्म कर दिया गया और एक सिंगल टैक्स लाया गया। मतलब वो सारे टैक्स को बोल सकते हैं एक टैक्स में मर्ज कर दिया गया, और वो टैक्स का नाम क्या रखा गया? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब गुड्स के ऊपर भी लगता है और सर्विस टैक्स पर भी लगता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं चलो। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें ही दो ठोक एमसीक्यू छुपा हुआ है। जीएसटी इज अ विच टाइप ऑफ टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका मतलब क्या होता है समझना। अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, वो जो वर्ड लिखा है उसका मतलब समझा रहा हूं। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ का व्यापारी है और ये छत्तीसगढ़ का कस्टमर है। तो छत्तीसगढ़ का व्यापारी जब भी अपने कस्टमर को माल बेचेगा, तो यहाँ पर एक उसके नाम से बिल काटेगा, इनवॉइस काटेगा, उसमें यहाँ पर जीएसटी जोड़ेगा। तो बताओ ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये विद इन छत्तीसगढ़ हुआ है, विद इन छत्तीसगढ़ हुआ है। तो इस इनवॉइस में जो भी बिल, जो भी जीएसटी जुड़ा होगा, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का आधा पैसा रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पैसा रखती है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है ना, तो अपन उसको बोलते हैं सीजीएसटी, और जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट रखती है उसको क्या बोलते हैं? एसजीएसटी। तो यहां पर सप्लायर भी छत्तीसगढ़ का और बायर भी छत्तीसगढ़ का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पैसा है वो तो मोदी जी को चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये वाला स्टेट गवर्नमेंट वाला अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन ध्यान से समझना, इस टाइप की जो सेल, इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। जब एक ही स्टेट के अंदर सप्लायर भी है और उसी स्टेट के अंदर बायर भी है। कभी कभी क्या होता है, हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करके बैठ जाते हैं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक स्टेट से वो गुड्स जो है जो दूसरे स्टेट में चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। ध्यान से समझना। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, मान लो ये जो सप्लायर है हमारा, सप्लायर छत्तीसगढ़ का है और बायर कहाँ का है? मान लो महाराष्ट्र का है। ये है सीजी और ये है महाराष्ट्र। ये सप्लायर है, ये बायर छत्तीसगढ़ का था, ये बायर महाराष्ट्र का है। अब जब छत्तीसगढ़ का सप्लायर महाराष्ट्र के बायर को कुछ बेचा, तो ये भी अपने इनवॉइस में जीएसटी जोड़ा होगा कि नहीं जोड़ा होगा? जोड़ा होगा। और मैंने बताया जीएसटी का आधा पैसा किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा पैसा किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका आधा पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट वाला है वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को मिलेगा कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मिलेगा? तो मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं, आप बताओ। इसका जो आधा पैसा है, इसका जो स्टेट वाला जो हिस्सा है, वो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रखेगी
ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रखेगी। सेंट्रल वाला हिस्सा तो चला जाएगा, स्टेट वाला हिस्सा मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को मिलेगा कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मिलेगा? आप बताओ रजत। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को मिलेगा, रजत का आंसर है। आप लोग बता सकते हो, राजदीप का आंसर है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। और बताओ कौन किसकी? अमन का भी आंसर है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। मैं बताऊं, जिस स्टेट में गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है, जिस स्टेट में गुड्स का क्या होगा, खपत होगी, कंजम्पशन होगी, उस स्टेट को जीएसटी का पैसा मिलेगा। भले ही माल क्यों ना कहां से निकला है, छत्तीसगढ़ से। हमारा व्यापारी कहां था, छत्तीसगढ़ में बैठा था, लेकिन गुड्स जाके कंज्यूम कहां हो रहा है, महाराष्ट्र में। तो गुड्स का डेस्टिनेशन क्या था, गुड्स का डेस्टिनेशन क्या था, महाराष्ट्र। तो इसलिए जीएसटी को क्या बोला जाता है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोला जाता है। और यहां लिखा नहीं है, लेकिन एक नाम और बता रहा हूं, जीएसटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी बोला जाता है, क्योंकि जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है उसी स्टेट को उसका टैक्स मिलता है। समझ में आ गई बात। और जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। It was introduced to replace multiple indirect tax imposed by central and state government such as excise duty, VAT, service tax, entry tax, luxury tax, etc. GST aims to create a unified tax system and eliminate the cascading effect of the tax, that is tax on tax. बोल रहा है कि जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बहुत सारे जो टैक्स लग रहे थे, मल्टीपल टैक्स लग रहे थे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स लगाती थी। एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन पर टैक्स लगता था, वैट मतलब वैल्यू एडिशन पर लगने वाला टैक्स जब गुड्स बेचते थे तब, सर्विस टैक्स सर्विस पर मतलब पहले गुड्स और सर्विस टैक्स अलग अलग लगते थे, है ना। वैट लगता था गुड्स पर, सर्विस टैक्स पर सर्विस टैक्स लगता था। एंट्री टैक्स मतलब एक राज्य से जब माल दूसरे राज्य में जा रहा है तो वहां टैक्स अलग लगता था। लग्जरी टैक्स अलग लगता था, एटसेट्रा। सोच के देखो ना, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इतने सारे टैक्स लग रहे तो इतने सारे टैक्स का अलग अलग कॉम्प्लाइंस करना पड़ता रहा होगा। अब दिमाग नहीं लगाना, अब चुपचाप जीएसटी का काम करना है। तो लोगों को पहले नहीं मालूम, जीएसटी जब आया, जब भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस होती है तो लोग उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसको कॉम्प्लाई करना, उसकी चीजों को सीखना, इसलिए। लेकिन अगर कंपेरेटिवली देखा जाए, इतने सारे टैक्स का कॉम्प्लाइंस, इतने सारे टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने से बेटर है भाई एक चीज, जीएसटी का रिकॉर्ड मेंटेन करो। ठीक, इतने सारे टैक्स लगने के कारण क्या हो जाता था कि एक टैक्स की अमाउंट के ऊपर दूसरा टैक्स भी लग जाता था। उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, जहां पर टैक्स के ऊपर क्या लग जाता था, टैक्स, तो इससे और ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता था। तो जीएसटी आने से क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट वाला सिस्टम आ गया। जितना आप टैक्स पटाए हो उसको माइनस कर दो आउटपुट से, तो जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब उसको एक क्रेडिट लेना बोलते हैं अपन उसको, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो जीएसटी आने से क्या खत्म हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाए पूरा, है ना, वन नेशन वन मार्केट उनका टारगेट है। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, जीएसटी की हिस्ट्री, इससे एक या दो एमसीक्यू आने का चांस है, एक आज तो पक्का आएगा। द आइडिया ऑफ जीएसटी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन इंडिया इन द ईयर, कौन सा है, 2000, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। A committee was formed to design a suitable GST model for the country. मतलब जीएसटी उस समय लागू नहीं हुआ, जीएसटी का आइडिया दिया गया कि जीएसटी नाम का भी एक टैक्स होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है उस चीज को लागू करना। गवर्नमेंट को लागू करने के पहले उसके पीछे बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने रिसर्च की होगी, अलग अलग देश जाके वहां का टैक्स सिस्टम देखा होगा, फिर अपने देश के लिए क्या सही है उसको यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए होंगे कि ये कर सकते हैं, हमारे देश में भी इससे ऐसा ऐसा फायदा मिलेगा, जो जो हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं करके। फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर विचार करती है। तो सोचो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था और एप्लीकेबल कब हुआ, 2017 में, 17 साल लग गए। तो ये यहां से देखो पूरा एक टाइमलाइन बनी हुई है, 2000 से लेकर 2017 तक क्या क्या हुआ।
2000 में क्या हुआ? द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड कमिटी हेडेड बाय असीम दास गुप्ता वॉज फॉर्म्ड टू डेवलप द जीएसटी फ्रेमवर्क। मतलब उस समय इंट्रोड्यूस किया गया और एक कमिटी बना दी गई। कमिटी के हेड कौन थे? असीम दास गुप्ता। ठीक है, इनका काम क्या दिया गया कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क है वो डेवलप करो। फिर 2000 से लेकर 6 साल तक खाली बैठ गए। खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे लोग बैकग्राउंड में। फिर 2006 में एक नया डेवलपमेंट आया, क्या लिखा है पढ़ो। देन द फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो थे उस समय ये कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर थे, announced in the union budget that GST would be implemented from 1 अप्रैल 2010। मतलब 2006 में अनाउंस की कि 2010 से हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। किसने किया? पी चिदम्बरम ने। ये उस समय के कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2011 द कॉन्स्टिट्यूशन 115th अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना रहता है तो पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वहां पे बिल इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, कब? 2011 में। कौन सा अमेंडमेंट था ये? 115वां अमेंडमेंट था। फिर 2014 A revised constitution amendment bill for GST was introduced by the new government। मतलब 2014 में कौन आ गई थी? मोदी गवर्नमेंट आ गई थी। मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन मैं बोल सकता हूं, चलो ये पॉलिटिकल बात है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। 2014 में फिर से उस बिल को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। 2016 में आ जाओ। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st Amendment Act was passed by the Parliament and approved by the state providing constitutional status to GST। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी नाम के कोई टैक्स के बारे में शायद नहीं लिखा रहा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पहले अमेंडमेंट किए कि अब जीएसटी नाम का भी हम टैक्स लागू करेंगे। तो वो वाला अमेंडमेंट जब पास हुआ तो जीएसटी को क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। फिर 1 जुलाई 2017 को क्या लिखा है? जीएसटी वाज ऑफिशियली इंप्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडियन हिस्ट्री। ये एक टाइमलाइन है, आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें से कोई भी एक प्रकार का एमसीक्यू आ सकता है और क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू आने का चांस ज्यादा है। आगे बढ़ जाए। फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो पहले अपन पढ़ेंगे फीचर्स। वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, मतलब आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, जीएसटी आपको जो प्रोडक्ट पे छत्तीसगढ़ में टैक्स लगता है वही प्रोडक्ट पे आपको महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा, तमिलनाडु में भी मिल जाएगा, कर्नाटका में मिल जाएगा, कहीं पे भी चले जाओ वो प्रोडक्ट के ऊपर एक जैसा टैक्स। पहले क्या होता था, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अलग टैक्स लगता था, दूसरे स्टेट में अलग टैक्स लगता था। बहुत सारे लोग मेरे जानकारी में है, बहुत सारे लोग है ना, गाड़ी खरीदने के लिए जाके उड़ीसा से गाड़ी खरीद के ले आते थे क्योंकि वहां टैक्स कम थे। अभी आरटीओ टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आरटीओ टैक्स अलग होता है, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। अलग अलग स्टेट जो है अलग अलग टैक्स वो करते थे, इस वजह से। एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था पहले, तो जीएसटी आने से ये वाला जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया। यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग पोर्टल भी था। पहले छत्तीसगढ़ कॉमर्शियल टैक्स की अलग साइट थी, महाराष्ट्र कॉमर्शियल टैक्स की अलग साइट थी, और इतने सारे टैक्स थे तो सबके टैक्स की अलग अलग साइट। कितना माथा पच्ची रहता रहा होगा सोचो, जो काम कर रहे हैं उसको पता चलेगा। लेकिन अब जीएसटी जब से आया तब से एक सिंगल वेबसाइट के अंदर, सिंगल पोर्टल के अंदर सारा काम हो जाता है। ठीक है, और इसका पूरा एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी स्टेट में कुछ और इस किसी स्टेट में कुछ और, सब जगह आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी इस टैक्स में। इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल, इनपुट टैक्स क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल मतलब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है, हम जो भी माल खरीदते हैं, जो भी परचेस किए, बेचने के लिए खरीदते हैं, तो परचेस करते हैं तो हमारे
उस प्रोडक्ट में जीएसटी जुड़ के आ जाता है। जीएसटी जुड़ के आया मतलब हमने वो जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया है। जब हम माल बेचेंगे तो उसमें जीएसटी जोड़ के बेचेंगे। तो जो खरीदते समय जीएसटी देते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट टैक्स। और जब बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। मान लो आउटपुट टैक्स आपका 10,000 है और इनपुट टैक्स आपका 6,000 है, तो आपको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा मालूम है? 10,000 में से आप 6,000 जो ऑलरेडी पे कर चुके हो माइनस करो, बचा कितना? 4,000 ही देना पड़ेगा, बस 4,000 ही देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने इनपुट टैक्स को आउटपुट में माइनस किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। तो जीएसटी में संभव है ऐसा करना, ये वैट में भी था। ठीक है, जीएसटी में भी क्या मिल जाता है अपने को? इनपुट टैक्स क्रेडिट। लेकिन पहले वैट जब था ना, ये गुड्स और सर्विस टैक्स की बात होती है ना जीएसटी, तो सर्विस टैक्स पहले अलग था और वैट टैक्स अलग था। तो वैट टैक्स जो था ना, वैट टैक्स जो था किसके ऊपर लगता था? गुड्स पर। और सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगता था? सर्विस पर। तो अगर आपने कोई सर्विस के लिए अपने सर्विस टैक्स का पेमेंट किया है तो उसका बेनिफिट आप गुड्स वाले में नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों टैक्स अलग अलग था। और जीएसटी आने से क्या हो गया? गुड्स का लो चाहे सर्विस का लो, सबका आपको इनपुट मिल जाता है। ठीक है। इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स कॉम्प्लाइंसेस। सही बात है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और क्या बढ़ गए? टैक्स कॉम्प्लाइंसेस। बूस्ट एस ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आपका बिजनेस थोड़ा सा क्या हो गया? उन उलझनों से आप दूर हो गए, आपको सिर्फ अब जीएसटी का ही काम करना है, तो थोड़ा सा बिजनेस करना क्या हो गया? आसान हो गया है। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के टाइप्स। जीएसटी के टाइप्स जो है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। जीएसटी का टाइप समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सब गड़बड़ी करते हैं, सब नहीं बोल सकते, बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं। वहां पर जीएसटी के टाइप्स कितने लिखे हुए थे? 4। एक क्या था? सीजीएसटी, एक क्या था? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। मैं यूटीजीएसटी को प्लेस कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, हम अभी छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ क्या है? एक स्टेट है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ का है जो जीएसटी होगा वो क्या कहलाएगा? एसजीएसटी। कुछ कुछ ऐसी जगह है जिसको अपन है ना यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जैसे दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरीज है। तो जो यूनियन टेरिटरीज होती है ना, वहां पर जो जीएसटी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटीजीएसटी बोलते हैं, यूटीजीएसटी। तो स्टेट जीएसटी बोल लो या यूटीजीएसटी बोल लो, डिपेंड करता है स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी, बाकी मतलब एक ही है। आपको पता होना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको पता होना चाहिए कि जो जीएसटी होता है उसका 50% पोर्शन, मतलब 100% में से 50% पोर्शन कौन रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 50% पोर्शन कौन रखती है? स्टेट या यूटी रखती है, डिपेंड करता है यूटी है कि स्टेट है। तो फिर ये आईजीएसटी क्या है समझना। जब आप एक ही स्टेट में रह के काम कर रहे हो तो उसको भी मैंने बताया कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं उसको। मतलब सप्लायर भी छत्तीसगढ़ का है, बायर भी कहां का है? छत्तीसगढ़ का है। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को क्या बोलते हैं हम? इंट्रा स्टेट। तो जब ये जो सप्लायर जब बिल काटेगा ना, बिल मतलब इनवॉइस काटेगा, तो ये सीजीएसटी अलग से लिखेगा और एसजीएसटी अलग से लिखेगा। मतलब जितना भी जीएसटी का परसेंटेज है उसका 50% यहां, 50% यहां। इसका 50% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% रख लेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ये बात समझ में आई? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ का व्यापारी जो है वो महाराष्ट्र के कस्टमर को माल बेच रहा है, महाराष्ट्र के बायर को माल बेचा,
तो जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं ना, तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज अप्लाइड, एंड इन केस ऑफ आईजीएसटी, इन केस ऑफ इंटर स्टेट जीएसटी, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आईजीएसटी इज अप्लाइड। अब आईजीएसटी मतलब क्या? आईजीएसटी क्या पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा रख लेगी जीएसटी का? तो ये तो मेरी बात फिर यहां पे गलत हो गई। मेरा बोलने का मतलब है कि जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो ये भाई जब उसका इनवॉइस काटेगा तो यहां पर जो भी होगा ना पूरा पूरा 100% कहां डाल देगा वो? आईजीएसटी में ही डाल देगा वो। तो इससे तो मेरी बात यहां पर गलत हो गई कि भाई आधा पैसा सेंट्रल रखती है और आधा पैसा स्टेट रखती है। और इससे ये भी मतलब एक चीज निकल रही है बात कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हो तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा रख लेती है, ये भी मतलब निकलता है, जो कि गलत है। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है समझना। एक बात बताओ, जब ये आदमी इस आदमी को माल बेचेगा तो अपने इनवॉइस में क्या लगा के बेचेगा? आईजीएसटी। और ये जो बंदा है ये पेमेंट किसको करेगा? इसको। जीएसटी का पैसा जो है आधा किसको मिलना था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आधा किसको मिलना था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। लेकिन ये आधा पैसा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलना था, लेकिन ये आके किसके पास पड़ा हुआ है? छत्तीसगढ़ वाले व्यापारी के पास पड़ा है। और पैसा किसको बिलोंग करता है? महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को। ट्रांजेक्शन समझ रहे हो ना जो बोल रहा हूं भाई? जो जीएसटी का पैसा है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में ये मिलना चाहिए। जो सेंटर वाली बात नहीं करो, सेंटर वाला तो अपना आधा रखेगा ही रखेगा। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिलना था उसने तो छत्तीसगढ़ के व्यापारी को पे कर दिया, मतलब ये पैसा तो छत्तीसगढ़ में आके रखा गया। और जबकि मिलना किसका था? महाराष्ट्र को। जैसे मेरे घर में मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे पास एक चॉकलेट है उनको देने के लिए, और मैं अपनी बड़ी बेटी को अगर दे दिया मैं चॉकलेट, ये ले तू बांट के खा लेना, तो क्या वो चॉकलेट बटेगी? डिपेंड करता है कि कितना मतलब गंभीर है सिचुएशन। मेरा बोलने का मतलब यह है कि हो सकता है वो बड़ा टुकड़ा ले ले और बाकी 2 को छोटा छोटा दे, या तो हो सकता है किसी को ना मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई स्टेट किसी स्टेट का पैसा नहीं देगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। कॉम्प्लिकेशन समझो। अगर जब हम उस चीज को स्टेट के हाथ में छोड़ दिए, छोटी छोटी तो है यार 3 जन, उसको क्या समझ में आएगा आधा कितना होता है, 1/4 कितना होता है, और लेन देन करने में लड़ झगड़ के बैठ जाएंगे। तो जब हम इसको स्टेट के लेवल पे छोड़ देते हैं ना, तो एक स्टेट का क्या दूसरे स्टेट के साथ ही ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? बस कितना हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी है, हर का एक दूसरे के साथ, क्योंकि आज के डेट में ग्लोबलाइजेशन और पैन इंडिया वर्क हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गए, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए रख गया है। सोचो ना, छत्तीसगढ़ वाला महाराष्ट्र को बेच रहा होगा, महाराष्ट्र वाला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पैसा महाराष्ट्र में पड़ा, महाराष्ट्र का पैसा छत्तीसगढ़ में पड़ा है, कितना कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा। मैं तो अभी सिर्फ 2 स्टेट की बात कर रहा हूं। तो इससे क्या हुआ, मैंने फिर अपनी बेटी लोगों को बोला भाई चॉकलेट मेरे को दे दो, मैं बांटूंगा अपने हिसाब से। समझे मेरी बात? तो गवर्नमेंट क्या करती है, आईजीएसटी के नाम से पूरा पैसा पहले अपने पास मंगवा लेती है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में पूरा पैसा अपने पास मंगवा लेती है। ठीक है, जो भी जीएसटी का पैसा बना होगा 100% पहले कौन मंगवा लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें आधा अपने पास रख लेती है जो उसका हिस्सा है, और बाकी आधा जिस स्टेट को वो बिलोंग करता है उसको भेजवा देती है। समझ में आ गई बात? तो ये है आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट। आईजीएसटी कोई अलग से टैक्स नहीं है, आईजीएसटी एक लिफाफा टाइप का है, मान के चलो। उसको जब खोल के देखोगे ना अंदर, तो आईजीएसटी के अंदर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी छुपा हुआ दिखेगा। मतलब जीएसटी सिर्फ 2 ही टाइप का है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, एक है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। आईजीएसटी एक आवरण है, एक कवर है, ठीक है, जो कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के केस में लगाया जाता है, जहां पे एक प्रोसेस बना दी गई है कि पूरा पैसा पहले आप हमको भेज दो सेंट्रल वाले के पास, और जब आधा सेंटर अपना रख लेगी और आधा किसको भेजेगी? जिस स्टेट को वो जो उस गुड्स का डेस्टिनेशन था। ठीक है, तो ये है आपका। यहां तक किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट है तो बताओ। भूपेंद्र, राजदीप, पूजा, अमन, दुर्गेश। आगे बढ़ जाए। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो पहला टाइप क्या बताया गया यहाँ पे, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये जो हिस्सा है ये कौन रखता है, सेंटर। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या लिखा है, कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल। सीजीएसटी में क्या लिखा है, कलेक्टेड बाय मतलब इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स। आईजीएसटी में क्या लिखा है, पढ़ो। आईजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस। जो मैंने अभी बात बताई ना वो कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको। उसके बाद यूटीजीएसटी क्या लिखा है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लीकेबल इन यूनियन टेरिटरीज। ठीक, आगे। ये आप लोग एक बार रीड कर लेना अपने से। अब अपन देखेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के ऑब्जेक्टिव से पार्ट 1 लिखा है, मतलब 2-3 स्लाइड में होगा। ठीक है, कितने स्लाइड में है, 2 स्लाइड में। टोटल कितने पॉइंट है, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। टोटल कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। एक एक करके देखते हैं। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स। GST is the step toward development of common national market by levy of one indirect tax GST and thus facilitating free flow of goods and services across India. Decrease in cost of goods by removing cascading effect of indirect tax. पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्स होने के कारण गुड्स की तो खुद की जो कॉस्ट होती थी वो तो होती थी, प्लस टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाने के कारण है ना, जबरदस्ती उसकी कॉस्ट बढ़ी हुई रहती थी। तो जब कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया, जब कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया गया तो उससे अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिला, गुड्स की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। जीएसटी पेड, इनपुट जीएसटी बताया था, खरीदते समय जो हम जीएसटी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, जिसका हम पेमेंट करते हैं। इस सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, मतलब जीएसटी जो इनपुट है वो कहां माइनस हो जाता है, आउटपुट जीएसटी में माइनस हो जाता है। Thus, in effect, GST is charged on the value added in the subsequent sales. इस लाइन का मेरे को कोई मतलब समझा सकते हो? उसमें 5% जीएसटी लगता है। हाँ। जब बायर पहले खरीदा 105 रुपए पे किया, और जब वो बेचेगा 200 में, तो जितना वैल्यू ऐड किया उसका 5% लगेगा, तो 210 में बेचेगा। ठीक बोल रहे हो। देखो क्या होता है समझना, मैंने जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक वाला कहीं पे कोई लिखा हुआ नहीं दिखा है, लेकिन मैं बोल बोल के बताते जा रहा हूं। पहला जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था मैंने, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तीसरा जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स। कैसे समझना, मान लो एक व्यापारी है, ये हमारे पिक्चर का हीरो है, मतलब हमारा फोकस पूरा इसके ऊपर है। इसने माल खरीदा मान लो 1 लाख रुपए का, इसने माल खरीदा कितने का, 1 लाख का परचेस। और जिससे खरीदा उसने इसके ऊपर, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, जीएसटी का 10% रेट नहीं होता है, फिर भी मैं ले रहा हूं 10% समझाने के लिए। तो 10,000 रुपए इसके ऊपर जीएसटी लग गया। तो टोटल हमारे व्यापारी ने, ये हमारे पिक्चर का जो हीरो है, इसने कितना रुपए पे किया। तो खरीदते समय जो जीएसटी मिलता हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। इनपुट टैक्स बोलते हैं कि नहीं। अब ये आदमी जन सेवा करने तो बैठा नहीं है, तो ये आदमी उस 1 लाख के माल को बढ़ा के मान लो 1,50,000 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, अब ये अपने लेवल पे जीएसटी लगाएगा। तो ये अपने लेवल पर जीएसटी लगाएगा तो कितना लगाएगा, 15,000। तो टोटल अब कितने में बेचेगा वो, 1,65। ध्यान से समझना। तो इसका ये जो 15,000 जीएसटी लगा है इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट, आउटपुट टैक्स।
तो जब इसको टैक्स पे करने की बात आएगी तो ये कितना पे करेगा, आउटपुट 15,000 माइनस ऑलरेडी पेड कितना है, इनपुट 10,000। तो जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की बात आएगी तो कितना पे करेगा, 5,000 पे करेगा। चलो ठीक है, ये 5,000 जो है जीएसटी की लायबिलिटी आ गई किसके ऊपर, इसके ऊपर, इसको पे करना पड़ेगा जीएसटी इतना। और मैंने अभी बताया जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। तो अब आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसके ऊपर फोकस करो, इसने माल कितने का खरीदा और इस 1 लाख के माल को बेचा कितने में, तो इसने अपने एंड पे कितना वैल्यू एडिशन किया, मतलब कितना वैल्यू बढ़ाया, 50,000 बढ़ाया। तो 50,000 का आप 10% निकालो तो कितना आएगा, 5,000 आया। और इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी कितनी थी, 5,000 की ही लायबिलिटी। मतलब आपके एंड पे जितना वैल्यू एडिशन किया जा रहा है आपको जीएसटी उतना ही पे करना पड़ेगा। वो प्रोसेस ये बना दिया गया है कि इनपुट माइनस आउटपुट वाला प्रोसेस बना दिया गया है, लेकिन आपके ऊपर जीएसटी की जो लायबिलिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, जितना आपके लेवल पे क्या किया गया है, वैल्यू एडिशन। ये प्रोसेस इसलिए बनाया गया क्योंकि जीएसटी में जब हम माल में डील करते हैं, जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं, अलग अलग रेट के प्रोडक्ट होते हैं। अभी तो मैंने 10-10% लिख दिया है, लेकिन आपके पास तो चारों रेट वाले मान लो गुड्स आते हैं, अभी रेट कम कर दिए हैं, मान लो सारे रेट वाले गुड्स आते हैं आपके पास, तो आप सबका वैल्यू एडिशन निकालने बैठोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो इसलिए इनपुट का अलग निकाल लो, आउटपुट का अलग निकाल लो, माइनस करोगे तो उसका जो टैक्स की अमाउंट आएगी अल्टीमेटली किसके बराबर होगी, आपके एंड पे जितना वैल्यू एडिशन हुआ उसके जीएसटी के रेट के बराबर होगी। क्लियर है मेरी बात। तो इस वजह से जीएसटी को क्या बोला जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है। आगे बढ़ जाए तो हम क्या पढ़ रहे थे, जीएसटी आने से कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, जिससे गुड्स की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। ठीक, तो मैं आप लोगों को ये लाइन से पूछ रहा था कि जीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द वैल्यू एडेड इन द सब्सिक्वेंट सेल। मतलब जीएसटी किस पर चार्ज किया जाता है, जितना आप वैल्यू ऐड करोगे उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। एज अ रिजल्ट कैस्केडिंग इफेक्ट इज रिमूव्ड। With the removal of cascading effect of indirect taxes, tax on tax effect, and allowing credit of GST paid against GST collected, that is charged goods and or services shall cost less। मतलब cascading effect के कारण अल्टीमेटली कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज मतलब एज ऑफ डूइंग बिजनेस, एज मतलब आप लोगों से किसने किसने विंडोज फोन चलाया है, अभी तो एंड्रॉइड और आईओएस बस समझ में आता है, विंडोज फोन किसने किसने चलाया है, चलाया वो। मेरे पास था नोकिया लूमिया, पहला मोबाइल वही लिया था, विंडोज फोन था मेरे पास, यहाँ नहीं, मैं धमतरी में रहता था तब था, अभी भी रखा हुआ है टूटा फूटा वाला। तो उसमें एक फंक्शन आता था एज ऑफ एक्सेस। एज ऑफ एक्सेस मतलब अंदर में जितने भी मतलब सेटिंग्स है, अंदर में जितने भी क्या है एप्स है, आपका जो रेगुलर बेसिस पे यूज हो रहा है ना, तो विंडोज फोन क्या करता था, उसको अलग से ऑटोमेटिक वो देखता था कौन सा वाला ऐप ज्यादा यूजर है, उसके सामने में एज ऑफ एक्सेस करके एक सेक्शन बना देता था, वहां डाल देता था, ताकि उसको आसानी से एक्सेस कर सको। तो यहां पर क्या लिखा है, एज मतलब आपको किसी काम को करने में सुविधा देना, आसानी देना। यहाँ पे क्या लिखा है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, बिजनेस करने में, ना कि गवर्नमेंट का आज ये फॉर्म जमा करो, आज वो फॉर्म भरे। भैया बिजनेस मैंने धंधा करेगा कि फॉर्म जमा करते रहेगा एक एक चीज का। तो जीएसटी आने से जीएसटी का जो मकसद था वो क्या था, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आपको बिजनेस करने में सुविधा देना, आसानी देना। आगे बात समझ में, पढ़े एक बार। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी को कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है, इतने सारे टैक्स को खत्म कर दिया गया और सारे टैक्स को खत्म करके मर्ज कर दिया गया किसमें, जीएसटी में। मतलब जीएसटी लगभग ओवरऑल सब चीज को कवर कर दे रहा है, तो इसलिए जीएसटी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब पहले कोई टैक्स 2% लगता रहा होगा, सीएसटी करके एक टैक्स लगता था जब आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते थे तब,
वैट अलग लगता था, सर्विस टैक्स अलग लगता था, सबका एक खत्म की 1% बना दिया 18%। लो भाई इसी में लो, तो 18% क्या कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। तो जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट टैक्स ऑन पेट्रोलियम। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। ड्यूटीज ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, custom duty and taxes levied by local bodies are merged into it. Also with improved harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on of business has become easier. मतलब आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। सवाल आ सकता है किसके ऊपर नहीं लगता जीएसटी? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पे अभी नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी लगाया जा सकता है। वो गवर्नमेंट किसी कारण से रोक के रखी है, जो भी उनका पर्पस होगा, लेकिन पेट्रोलियम पर वर्तमान में जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, हाँ डिपेंड करता है उनके डिसीजन। ठीक है। दूसरा, ड्यूटीज ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एल्कोहल समझते हो ना, दारू। तो एल्कोहल, एल्कोहल को डायरेक्ट दारू नहीं बोल सकते। एल्कोहल एक ऐसा पदार्थ होता है जो दारू में मिलाया जाता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन कंजम्पशन वाली जो लीकर्स ये सब होती है, जो आप लोगों ने पढ़ा था बीकॉम फाइनल ईयर में इनडायरेक्ट टैक्स में, इसके ऊपर टैक्स है ना स्टेट गवर्नमेंट लेती है एक्साइज ड्यूटी के नाम से। छत्तीसगढ़ एक्साइज, अपन छत्तीसगढ़ में है तो स्टेट एक्साइज के नाम से जाना जाता है, और जिस स्टेट में बैन है वो स्टेट नहीं ले सकती। लेकिन एल्कोहल जो अदर देन ह्यूमन कंजम्पशन है, दवाइयों में यूज होता है, स्पिरिट वगैरह है ना, उसमें जीएसटी लगता है। जीएसटी की परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मैं क्या बोला अभी, पेट्रोलियम पर जीएसटी अभी नहीं लग रहा, आगे लग सकता है, लेकिन अल्कोहल की तो जीएसटी की परिभाषा में ही लिख दिए हैं कि अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगेगा मतलब आज भी नहीं लग रहा, कभी नहीं लगेगा। ये स्टेट वाले अपने हिसाब से लेंगे एक्साइज ड्यूटी के नाम से। आगे बात समझ में। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब समझते हो, विदेश से जब हम माल इंपोर्ट करते हैं अपने देश में, इंपोर्ट, तो उस समय जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। ये भी खत्म नहीं हुआ है अभी। कस्टम ड्यूटी पूरा पूरा कौन रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड टैक्सेस लेविड बाय द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब समझते हो, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो आपसे टैक्स लेती है, मकान का टैक्स, पानी का टैक्स। तो ये जीएसटी के में नहीं आता, ये अपने लिए लेती है। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसी से तो पूरा हमारा आसपास का मेंटेन कर रही है नगर निगम। ये सब समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। Simplified compliance of indirect taxes. Compliance of indirect tax has become much simplified under GST. A business has to comply with GST alone as against many indirect tax under the earlier indirect tax system. वही बोल रहे हैं कि पहले बहुत सारे टैक्स थे, अब एक ही टैक्स के ऊपर आपका फोकस रहेगा, जीएसटी। जो करना है सिर्फ जीएसटी। जीएसटी आने से जो जीएसटी कंसल्टेंट लोग हैं और आज की जो पीढ़ी है जो कॉमर्स के फील्ड में काम कर रही है, उनको बहुत सारा मतलब कहीं नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो खुद का भी काम करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा खासा मतलब इसका मार्केट बन गया है, क्योंकि हर इंसान आज के डेट में जो व्यापार कर रहा है, एक सीमा के ऊपर जिसका टर्नओवर है, उसको जीएसटी लेना ही पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, 5वां नंबर क्या लिखा, पढ़ो। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। पढ़ने की जरूरत है, अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है। अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई। पहले जो विदेशी लोग हमारे देश में पैसा लगाते थे, वो देखते थे इंडिया का टैक्स सिस्टम ही ऐसा है, इस राज्य का अलग, उस राज्य का अलग। लेकिन जीएसटी आने से देखे, हाँ भाई पूरा यूनिफाइड हो गया है, यूनिफॉर्म हो गया है, तो एफडीआई इससे क्या हो गया है? बढ़ गया है, अट्रैक्ट कर रहा है अभी। अपलिफ्टिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। अब कमाएंगे लोग तो कमाएगा इंडिया, तो जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली इससे। आगे क्या है? इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी। इरेडिकेटिंग कैश इकोनॉमी मतलब जीएसटी आने से अब है ना, कैश इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है? डाउन हो रही है। अब देखना, नोटबंदी हुआ था, याद है? नोटबंदी के समय में ही आसपास यूपीआई आया था, भीम के नाम से, BHIM। अब उसी को बेस लेके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, दुनिया भर का बना है।
तो आज के डेट में जितने भी लोग हैं अब क्या करने लग गए, ऑनलाइन बेस्ड ट्रांजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं। मैं खुद बोलूंगा अपना 95% पेमेंट ऑनलाइन ही करता हूँ। 5% मजबूरी है, जैसे हमारे यहाँ एक दीदी आती काम वाली, वो ऑनलाइन नहीं चलाती, इसको देना पड़ गया। सब्जी वाले भैया आते उसको देना पड़ गया। आजकल सब्जी वाले भैया भी ऑनलाइन में आ गए हैं। मतलब लगभग लगभग सारा बिजनेस ऑनलाइन में कवर हो गया है कि नहीं। तो जीएसटी आने से पहले नोटबंदी का काम हुआ था, ठीक। और जीएसटी जो है कैश इकोनॉमी को क्या कर रही है, इरेडिकेट कर रही है, मतलब मतलब उसको प्रमोट नहीं कर रही है, डिप्रमोट कर रही है उसको। ये 8 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, जिसमें से 2-4 पॉइंट अपन कर ही लिए। पहला क्या है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, पढ़ने की जरूरत है, सारे टैक्स को कवर करके चलता है। इट कैन बी कलेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन ओनली। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो अपने मर्जी से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तभी आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जीएसटी वाला इनवॉइस काट के दे सकते हो। क्लियर है मेरी बात। जैसे आप लोगों ने अभी क्लास परचेस करी होगी, है ना, आपके पास एक इनवॉइस आया होगा मैसेज में, उस इनवॉइस में जीएसटी जुड़ा हुआ है क्या? मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं क्योंकि मैं जीएसटी के दायरे में नहीं आता। मैं अगर रजिस्टर्ड हो जाता तो मेरे को भी आप लोगों से जो फीस ली गई है ना उसमें जीएसटी जोड़ना पड़ता, और कलेक्ट करके किसको जमा करना पड़ता, गवर्नमेंट को। तो मैं अभी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो जीएसटी मैं आप लोगों से कलेक्ट नहीं कर सकता। तो जीएसटी कलेक्ट करने के लिए आपका क्या होना जरूरी है, रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। क्लियर है मेरी बात। आगे, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, बता दिया है मैंने, कोई दिक्कत? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स कैलकुलेशन भी करके बता दिया। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये भी बता दिया, कोई दिक्कत? इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स, इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। जीएसटी तभी लगेगा जब गुड्स की सप्लाई होगी। जीएसटी तभी लगेगा जब क्या होगी, गुड्स की सप्लाई होगी। आप गुड्स बना के रख दिए हो, अब मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, गुड्स बना के रख दिए हो, नहीं लगेगा जीएसटी। जब आप उसको बेचोगे, सप्लाई होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा, तभी जीएसटी लगेगी। if input credit of GST paid is allowed, it is an asset। इसका मतलब क्या है, हम खरीदते समय जो जीएसटी पे करते हैं उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं कि नहीं, और जब उसको आउटपुट में माइनस करते हैं तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझना, ये आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है, आउटपुट में जब हम इनपुट को माइनस करते हैं तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मतलब हमारा पैसा जीएसटी डिपार्टमेंट के पास उतना जमा है बोलते हैं, और हमारा पैसा कहीं जमा रहता है, डिपॉजिट बोलते हैं उसको। मतलब एक प्रकार से वो हमारे लिए क्या है, एसेट। इसलिए बैलेंस शीट जब बनाओगे आप लोग, कभी भी इनपुट जीएसटी अगर होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, क्योंकि उतना पैसा हमारा डिपार्टमेंट में जमा है। बैंक में पैसा जमा रहता है तो एसेट में दिखाते हो कि नहीं, कैश एट बैंक। वैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा डिपार्टमेंट के पास जमा है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका कितना पैसा जमा है? तो पहले तो आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो आप अपनी, जब रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आप अपनी जीएसटी पोर्टल में जाना, एक इनपुट टैक्स का पूरा लेजर आता है, वहां पर आप क्रेडिट लेजर चेक करोगे तो वहां पे दिख जाएगा आपका कितना रुपया जमा है, और सामने जैसे ही लॉग इन करोगे तो एक समरी भी दिखती है कि कितना पैसा आपका जमा है करके। जीएसटी कलेक्टेड इज नॉट एन इनकम बट लाइबिलिटी। जीएसटी आप जो आउटपुट वाला, इनपुट वाले को क्या बोला गया है, एसेट, और जब आप जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है भाई। तो आउटपुट वाला हमेशा कहां दिखता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज, क्योंकि वो गवर्नमेंट का पैसा, आपका पैसा नहीं है, वो पैसा गवर्नमेंट का और आप अपने पास रखे हुए हो, तो इसलिए आपके लिए क्या है, वो लाइबिलिटी है। एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है मेरे भाई, कहीं से भी। डिफिकल्ट एमसीक्यू इसलिए नहीं होता, मतलब ऐसा बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, डिफिकल्ट एमसीक्यू इसलिए हो जाता है कि क्योंकि चीजें हैं बहुत सारी, कहां से उठा के क्या दे दे हमको कोई ठिकाना नहीं है। एमसीक्यू इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है।
तो हमारा एक एक एरिया को कवर करना, उस सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अनलाइक अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए भाई आप लोगों के? 8 पॉइंट हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स के। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रेट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन एकदम सिंपल है। ये जो रेट्स ऑफ जीएसटी दिख रहा है ना, मैं यहां पे पहले से ही आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूं भाई, ये ओल्ड है। अभी सितंबर 2025 में रेट्स ऑफ जीएसटी में बहुत बड़ा चेंज आया था। तो ये क्या है, ये बुक्स में अगर आप चेक करोगे ना अभी आज के डेट में, तो बुक्स में अभी अपडेट कुछ कुछ बुक्स में नहीं हुआ है, कुछ कुछ में हो गया है। तो मैंने ये जो नोट बनाया ना, तो मेरे को अभी नया रेट यहां पर मैं आप लोगों को अपडेट करके दे दूंगा। ठीक है, यहीं पे मैं कटवा के लिख दूंगा कि जीएसटी में अभी कौन कौन से रेट एप्लीकेबल है, कौन कौन से नहीं। ठीक, तो ये अभी जो लिखा हुआ है वो क्या है? ओल्ड है। इसको अभी हम स्किप करेंगे, आगे बढ़े। रजिस्ट्रेशन, क्या कोई भी जाके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेगा? पहली बात तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप वॉलेंट्री करवाना चाहते हो, और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप खुद से जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो करा सकते हो, मना थोड़ी करेगा कोई। जो जो डॉक्यूमेंट लगता है जमा करा दो और आप जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो, ऑनलाइन होता है, कर सकते हो। लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कब होगा? नहीं चाहते हुए भी कराना पड़ेगा, ऐसी कौन सी स्थिति आ जाएगी? तो वहां पर है ना, हमारे भारत देश को दो हिसाब से, दो एरिया हिसाब से बांटा गया है। एक बांटा गया हिल एरिया और दूसरा नॉन हिल एरिया। इफ बिजनेस इज इन नॉन हिल एरिया, मतलब हिल एरिया किधर आता है पहले बताओ? नॉर्थ ईस्ट तरफ देखोगे तो पूरा हिल एरिया है कि पहाड़ी क्षेत्र? तो ज्यादातर जो राज्य उधर वाले हैं ना, उनको अपन क्या बोलेंगे मालूम है? हिल एरिया। और अपना जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ ज्यादा पहाड़ वहाड़ है क्या कुछ? अब ऐसा मत बोलने, इधर केशकाल घाट तरफ पहाड़, वो उतना बड़ा रेंज नहीं है। ठीक है, तो वो नॉन हिल एरिया में ही आता है पूरा छत्तीसगढ़, है ना। अगर आप किस में डील कर रहे हो? गुड्स में। और आपकी सालाना टर्नओवर अगर 40 लाख रुपए से ऊपर हो जाती है, 40 लाख या उससे ऊपर हो जाती है, तो आपके लिए जीएसटी क्या हो जाएगा? कंपलसरी हो जाएगा। मैंने किस बारे में बात बोली? गुड्स की। गुड्स में अगर डील कर रहे हो और आप नॉन हिल एरिया को बिलोंग करते हो, तो उस समय जीएसटी जो है तब लगेगा, मतलब तब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जब आपका टर्नओवर 40 लाख या उससे अधिक हो जाएगा तब। और अगर आप किस में डील कर रहे हो? सर्विसेज में, तो उस केस में वही सेम मेथड जो है आपका 20 लाख। और यहां पर एक चीज लिखिए, पढ़ो क्या लिखा है? इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, विद इन स्टेट। और अगर आप हिल एरिया में हो तो वो लिमिट आपके लिए क्या हो जाएगी? आधी। हिल एरिया में हो तो वो लिमिट आपके लिए क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? नॉन हिल एरिया के कंपैरिजन में हिल एरिया की इकोनॉमी थोड़ी सी कम है। अगर यही लिमिट हम वहां पे भी अप्लाई कर दें, तो हो सकता है कि वहां के बहुत सारे बिजनेस उस दायरे से बाहर आ जाएं। अगर 40 लाख की लिमिट अगर लगा दोगे आप, तो वहां की इकोनॉमी कम है, 40 लाख पहुंचने में उनको बहुत समय लग जाता है। या हो सकता है कि मैक्सिमम बिजनेस वहां 40 लाख की लिमिट के कारण उसके जीएसटी के दायरे में ही ना आए। तो इसलिए वहां की इकोनॉमी छोटी होने के कारण नॉन हिल एरिया के कंपैरिजन में हिल एरिया की जो लिमिट है उसको क्या कर दी गई? आधी। मतलब वहां का व्यापारी होगा, उसका टर्नओवर 20 लाख चले जाएगा तो वो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। और यहाँ का जो व्यापारी है वो 40 लाख उसके लिए लिमिट है इन केस ऑफ गुड्स, और इन केस ऑफ सर्विस 20 लाख और 10 लाख। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो मैंने यहाँ पे बताया, ये कौन से वाले ट्रांजेक्शन की बात हो रही है? इंट्रा। और अगर आप इंटर स्टेट केस में डील करते हो, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में डील करते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हो, तो यहाँ पे टर्नओवर वाला कोई लिमिट नहीं रह जाता, आपको जीएसटी कंपलसरी क्या करना पड़ेगा?
रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। समझ में आ गई बात? ये इजी था बहुत। रजिस्ट्रेशन से भी एमसीक्यू आने का चांस है। लिमिट लिमिट पूछ लेगा आपसे, हिल एरिया, नॉन हिल एरिया, या फिर हो सकता है कि ये हिल एरिया नॉन हिल एरिया का कुछ नाम बदल के भी दे सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है उस चीज का। और हिल एरिया मतलब खास करके ज्यादातर जो स्टेट है किधर आएंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट। कैटेगरी ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो यहां पर एसजीएसटी के आगे आप क्या ले लो, ठीक। कैटेगरी ऑफ जीएसटी में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, वही घुमा फिरा के आ गया है। व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, ये भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है। जीएसटी इज लेविड, लेवी मतलब चार्ज करना। लेवी ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज लेविड बाय द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट ईच टाइम द सप्लाई इज मेड। अच्छा, इसमें जाने के पहले मेरे को एक छोटी सी चीज और बतानी है, नहीं तो वो स्किप हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का एक बता रहा हूं आपको। जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है समझना, आपकी इनकम अगर अभी 12 लाख तक है, इस साल की बात कर रहा हूं, तो आपको टैक्स नहीं देना है। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं। और 12 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना है। और ये हर साल चलता रहता है कंटिन्यू ऐसा। हर साल लिमिट भी बढ़ते रहती है। पिछले साल 7 की थी, इस बार 12 की हो गई है। जीएसटी में थोड़ा सा अलग है, लोग उसको समझते नहीं है। आपकी लिमिट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की कितनी है, मान लो एक नॉन हिल एरिया के व्यापारी हो, आप गुड्स में डील करते हो, तो 40 लाख है। आपने 40 लाख की लिमिट क्रॉस कर ली तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। आप करा भी लिए रजिस्ट्रेशन। अब जीएसटी रजिस्टर्ड हो ना आप, तो अब चाहे आपकी लिमिट आगे चल के 40 के अंदर भी अगर आ जाएगी तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपकी अगले साल लिमिट अगर 1 रुपए की भी रहेगी, लिमिट बोलता हूं टर्नओवर, तो उस 1 रुपए पर भी जीएसटी देना पड़ेगा आपको। और 40 लाख तक की छूट नहीं है। एक बार आप रजिस्टर्ड हो गए तो मतलब पूरे टोटल सेल पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और बाद में अगर आपकी लिमिट कम भी हो रही है तो कम वाली लिमिट पर, ऐसा नहीं 40 तक तो छूट है हम नहीं देते इस बार जीएसटी, ऐसा नहीं। इनकम टैक्स थोड़ी है, स्लैब रेट थोड़ी है। तो 40 जो लिमिट है ना, वो रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है। जीएसटी पे करने के लिए भी टर्नओवर कम भी हो रहा है तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। लेवी ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज लेविड बाय द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ईच टाइम द सप्लाई इज मेड। मतलब जीएसटी कौन लेवी करता है, सप्लायर, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। हर बार वो लेवी करेगा जब जब वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई में जीएसटी कैसे वसूलेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी करके। और इंटर स्टेट सप्लाई करके कैसे करेगा वो, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई में क्या करेगा वो, आईजीएसटी लगा के करेगा। कोई नई बात नहीं लिखी है, वही सब है जो अपन ऑलरेडी पढ़े। वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज चार्ज, तो ये भी आप लोग रीड कर लेना, कोई नई बात नहीं बता रहा है। अब एग्जाम्पल, ये मेरे को मेन समझाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। कुछ डाउट है यहां तक तो पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। भूपेंद्र, पूजा, अमन, दुर्गेश, ऑनलाइन वालों, आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा जीएसटी का प्रैक्टिकल अब चालू हो रहा है अपना। करें स्टार्ट, सुनो। देखो, एक छोटा सा फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, उसको आप अगर आप फॉलो करोगे तो इस टाइप का कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा आप उसकी एंट्री कर लोगे। सबसे पहले अपन लेते हैं लिस्ट प्राइस। क्या लेते हैं, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी। लिस्ट प्राइस का सामान्यतः मतलब क्या होता है, एमआरपी।
एमआरपी में लेस करते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ध्यान से समझना, फिर माइनस करते हम क्या? केवल और केवल किसके ऊपर? कैश पेमेंट। अगर आप उधारी करके बैठ गए हो तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, या आप दोगे। केवल और केवल, केवल और केवल किस में देना है? ठीक। अब यहां पर जो आया इसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू। अब ऐड क्या करेंगे यहाँ पे? CGST, या फिर क्या ऐड करेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो CGST SGST जोड़ोगे, इंटर स्टेट होगा तो क्या जोड़ोगे? IGST जोड़ोगे। ये ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या? इनवॉइस वैल्यू। क्या मिल जाएगा? इनवॉइस वैल्यू। अब यहां पर लेस करेंगे क्या? कैश पेमेंट लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे? कैश पेमेंट। कैश पेमेंट में माइनस करेंगे क्या? कैश डिस्काउंट। जो ऑलरेडी आपने ऊपर दे के रखा है ना, ये वाला आपने जो डिस्काउंट दिया है, सॉरी ये वाला, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक स्टार बना दूं, यही वाला कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे। अभी माइनस करने के बाद जो बचेगा इसको बोलेंगे बैलेंस इनवॉइस अमाउंट। ये है आपका जीएसटी का कैलकुलेशन। जर्नल एंट्री जब करोगे ना आप, तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या लेते हैं? लिस्ट प्राइस, मतलब एमआरपी। उसमें क्या लेस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। फिर उसमें क्या माइनस करेंगे? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट जो करोगे केवल और केवल किसके ऊपर करोगे? कैश पेमेंट पर। फिर आपके पास जो अमाउंट बचेगी उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल वैल्यू। अब टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आप जीएसटी लगाओगे एज पर केस, CGST SGST या फिर IGST। फिर वो जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू मतलब टोटल सामने वाले से हमको कितना लेना है या देना है। अब उसमें माइनस करेंगे क्या? कैश पेमेंट। जब कैश पेमेंट माइनस करोगे तो कैश पेमेंट में आप कैश डिस्काउंट माइनस करके दोगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है? कैश पेमेंट के ऊपर। तो कैश डिस्काउंट माइनस करके पे करोगे। अब इनवॉइस वैल्यू में उतना माइनस कर दी तो बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा आपका। ठीक है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। मतलब ये जो अमाउंट बच गया, ये कौन सा बच गया? क्रेडिट वाला बच गया, उधारी जो हो गया वो। ठीक है, किसी को कोई डाउट? रजत कुछ बोल रहे थे? डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई तो उसको कैश पेमेंट नहीं, यहाँ पर ये माइनस हो रहा है और फिर से ये इसमें माइनस हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली कैश डिस्काउंट यहाँ ऐड हो रहा है। आप उसके कैलकुलेशन को समझो भाई। मैंने कैश डिस्काउंट किस में माइनस किया? मेन अमाउंट में थोड़ी माइनस किया, कैश पेमेंट में माइनस किया ना। समझे मेरी बात? अगर आप मान लो कैश डिस्काउंट नहीं लेते, मान लो यहाँ पे 10,000 था अमाउंट, 10,000 था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर अभी नहीं लिया तो यहाँ पे मैं माइनस कितना करूंगा? 10। मतलब ये 10 में कैश डिस्काउंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मान लो 50,000 रहा होगा तो आपका कितना बचेगा? बैलेंस 40 बच रहा है। अब उल्टा, ये 10,000 है, इसमें मैं कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया कितना? 500 रुपए, तो कितना बचा? और ऊपर कितना था? तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 40,500 आ रहा है। तो अल्टीमेटली कैश डिस्काउंट माइनस माइनस होके क्या हो गया? प्लस हो गया है, क्योंकि ऊपर में हमने कैश डिस्काउंट को माइनस किया था ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ऐड हो गया। ठीक है, चलो
तो अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रॉस दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000। लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी। ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 10%। रेट ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना बोल रहा है? 6% ईच। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय अमर सन विल बी एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस कितना लिया है? ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस किया? 10% मतलब 2000, तो कितना आया? इसमें जीएसटी जोड़ दिए, जीएसटी जोड़ दिए। किसका परसेंट निकला है? इसका निकला है ना। अब जो आया इनवॉइस प्राइस कहलाएगा, ठीक है, इनवॉइस प्राइस कहलाएगा। और ये जो आया था इसमें कैश डिस्काउंट नहीं था, तो ये 18,000 को हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, हरी एंड कंपनी दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अनिल एंड कंपनी ऑफ दिल्ली। लिस्ट प्राइस कितना है? 1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। कैश डिस्काउंट कितना है? अनिल एंड कंपनी पेड द अमाउंट एट द टाइम ऑफ सेल। अनिल एंड कंपनी ने कितना रुपए पे कर दिया? पूरा। ऐसा लिखा है कि आधा पे किया कि कितना के? पूरा पे कर दिया सेल के टाइम पे। जीएसटी का रेट कितना है? 6%। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय हरी कंपनी विल बी एज फॉलोज। लिस्ट प्राइस को एक नाम से और जानते हैं, कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं इसको। तो ये आपका हो गया कितना? 1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना है? 80। इसमें कैश डिस्काउंट जो लेंगे किसके ऊपर लेंगे? जितना आप कैश में पे करोगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा था कि इतना पे किए उतना पे, पूरा पे कर रहे कैश में। तो 80,000 के ऊपर 2% निकलेगा कितना? 1,600। अब ये आया 1,600 माइनस करने के बाद, ठीक है। ये जो 78,400 इसको मैं क्या नाम दूंगा? टैक्सेबल वैल्यू। उसके ऊपर 6% जीएसटी लगा दो, आपका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे? एग्जाम्पल नंबर 3, होम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस 1,00,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट इतना, कैश डिस्काउंट इतना। द अमाउंट पेड, अच्छा सॉरी, 2% ऑन अमाउंट पेड। मोहन एंड कंपनी पेड ₹50,000 इमीडिएटली। देखो अब यहाँ पे वो फुल फ्लैश्ड वाला आ गया। रेट ऑफ जीएसटी इतना है। लिस्ट प्राइस कितना है अपना? 1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20%, तो 20,000 80 आया। जीएसटी किसके ऊपर, सॉरी कैश डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? 50,000 पे किए तो उसके ऊपर 1,000 है। अब इसमें ये माइनस कर दिए तो कितना आया? अब जीएसटी आप इस पे कैलकुलेट कर लो, कितना आया? 6%, तो इतना आया। तो इनवॉइस प्राइस कितना आ गया अपना? 88,480। इसके आगे लिखा नहीं है लेकिन मैं करके बता दे रहा हूं। यहाँ पे लेस क्या करेंगे? कैश पेड। कैश कितना पे किए हैं? इसके अंदर माइनस क्या करें? कैश डिस्काउंट कितना था? 1,000। तो यहाँ 49,000 रुपये माइनस होगा। माइनस करने के बाद कितना आएगा बोलो? 88,400 में से 88,480 में से 49,000 माइनस करोगे 39,480। ये आपका आ गया बैलेंस इनवॉइस वैल्यू। या फिर क्रेडिट। भाई ये क्वेश्चन मान लो पेपर सेट करने वाला तो कुछ भी दे सकता है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा बताओ लास्ट में क्रेडिट वैल्यू कितना बचा, तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। अब यह है इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी ये क्या है? इसको छोड़ो, इसको आप लोग रीड कर लेना, इसको भी आप लोग रीड कर लेना। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। एक एग्जांपल से समझाया, तो मैंने भी तो आपको समझा ही दिया था ना वैल्यू एडेड टैक्स कैसा बनता है। जीएसटी आपके एंड पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, सीधी सी बात है। तो ये वही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को रीड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है, समझ लेना इसको भी, ठीक है। ज्यादा इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी निकल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी पढ़ो। GST is charged by registered seller of goods or services or both at the prescribed rate of GST on the value of supply.
वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन्स ग्रॉस सेल लेस डिस्काउंट। जीएसटी किसके द्वारा चार्ज किया जाएगा? रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा या रजिस्टर्ड सेलर के द्वारा, जो कि गुड्स में भी और सैलरी सर्विस में भी या दोनों में डील कर रहा है। जीएसटी जो लगाया जाएगा किसके ऊपर लगाया जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर, ठीक। और टैक्सेबल वैल्यू मतलब जितना भी गुड्स की वैल्यू है माइनस डिस्काउंट। ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये तो कोई नई बात नहीं बोल रहा है। इंटर स्टेट सप्लाई में भी कोई नई बात नहीं बोल रहा है। जीएसटी चार्ज बाय सेलर इज आउटपुट जीएसटी एंड इज लायबिलिटी, ये भी पढ़ चुके हैं अपन। ऐसे कौन कौन से इनपुट जीएसटी है जिसका आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे? लिख दूं यहां पे? कौन कौन से इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब दिखेगा। जैसे मैं अपने भाई का कुछ कुछ जीएसटी का काम करता हूँ, उसने पिछले बार क्या किया उसको जानकारी नहीं थी, तो उसने क्या किया कि घर के लिए एसी खरीदा, घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदा। दुकान वाला बोला होगा जीएसटी बिल लगा दो, जीएसटी नंबर दे दो, हम आपको जीएसटी बिल दे देंगे, आप उसका ले लेना। बाद में करने के बाद मेरे को पता चला, तो मैं बोला भैया इसका जो क्रेडिट है आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हम अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे, है ना। ऐसे कौन कौन से इनपुट जीएसटी होते हैं जिसका हमको क्रेडिट नहीं मिलता है, उसके बारे में लिखा है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके एग्जांपल्स पढ़ लो क्या क्या है। पहला क्या? रिपेयर टू बिल्डिंग, बिल्डिंग में रिपेयर कराओगे, उसमें जो भी सर्विस ली हो सामने वाला जीएसटी जोड़ के देगा, आप उनका इनपुट नहीं ले सकते अपने आउटपुट में। आगे, फूड एंड ब्रेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा। आप अपने बिजनेस के उसमें कुछ ऐसा कुछ करा रहे हो फूड वूड वाला, उसका आप सामने रेस्टोरेंट वाला आपको जीएसटी बिल दे दिया, तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते। मेंबरशिप फीस ऑफ क्लब, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर एक्सेट्रा, हेल्थ इंश्योरेंस, परचेस ऑफ व्हीकल, गिफ्ट टू स्टाफ, डोनेशन, सैंपल्स, ड्राइंग्स, इतने सारे 9 नाम लिखे हैं जिसके ऊपर हमको जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। मतलब पर्सनल यूज प्लस वो वाला, अगर सिर्फ बिजनेस के काम के लिए व्हीकल यूज हो रहा है तो उसका मिलेगा? देखो उसमें ऐसा है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, आप ट्रक रखे होंगे, आपका कैब का बिजनेस है तो आप कार चलाते होंगे, तो वो व्हीकल आपके बिजनेस में एक्सक्लूसिवली यूज हो रही है, तो उस केस में आप उसका इनपुट ले सकते हो। और अगर मैं इसका बिजनेस कर रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट सर्विस भी दे रहा है, हाँ, तो उसके लिए उसने तो जैसे एक मेरे ही क्लाइंट है, किराना दुकान वाले हैं, वो अपने ही यूज के लिए एक ट्रक यूज करते हैं माल खरीदने के लिए। बाहर रायपुर से बाहर है उनका जो शॉप है, तो ट्रक लेके रखे हैं, वही ट्रक अपने माल को लाने के लिए करते हैं। और उधर तो वहां पर कोई सर्विस आउटपुट थोड़ी हो रही है, समझना। वो किसी और को सर्विस थोड़ी दे रहे, अपने आप को सर्विस दे रहे हैं। और जो भी ट्रक खरीदने में जीएसटी लगा हुआ उनका उसका इनपुट नहीं मिलेगा, भले ही वो बिजनेस में क्यों, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है ना, उनका किराने का काम है, ठीक है। तो ऐसे इनपुट नहीं मिल सकता। तो वहां पर सुनो, अब यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बताया था, एसेट होता है कि लायबिलिटी? एसेट होता है। एसेट होता है मतलब कहाँ दिखता रहा होगा? एसेट साइड में। ऐसा कोई भी जीएसटी जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है तो उसको हम एसेट नहीं खर्चा मानते, उसको पीएल में दिखाएंगे। फिर नहीं समझे? जिस इनपुट का हमको क्रेडिट मिलता है वो हमारे लिए एसेट होता है, बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा। लेकिन जिस इनपुट का हमको क्रेडिट नहीं मिलता है वो हमारे लिए बिजनेस का खर्चा है, उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ये वही बोलना चाह रहा है, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी, यही कंटिन्यू है ना, ये अपन ने 1 2 3 4 पढ़ा, ये 5वां है।
छठवां, जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड, जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर आपने जीएसटी कुछ खरीदते समय जीएसटी का पेमेंट किया है तो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिख रहा होगा, लेकिन बाद में ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आ जाएगी वहां पे उस जीएसटी को रिवर्स मारना पड़ जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे रिवर्स मारना पड़ेगा? परचेस रिटर्न, एक मिनट, कौन कौन सा है? पहला परचेस रिटर्न, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट बाद में मिला तो, ड्राइंग्स बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर अगर अपने पर्सनली उसके लिए कोई गुड्स का ड्राइंग्स करता है तो वहां पे इनपुट जीएसटी को रिवर्स मानना पड़ता है। ठीक है, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, देखो कुल मिला के यहाँ पे गुड्स बिक नहीं रहा है, गुड्स जल गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका सप्लाई कर पाओगे कि नहीं? तो उसका इनपुट तो पड़ा होगा, उसको दूसरे में नहीं ले सकते, उसको एडजस्ट रिवर्स मानना पड़ेगा। गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, रिटर्न ऑफ, मतलब ऐसा गुड्स जो आपका बिकने योग्य नहीं है, राइट ऑफ हो गया। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ, स्टाफ लोगों में आपने ऐसा फ्री बांट दिया, गिफ्ट विफ्ट के जैसा। गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन में बांट दिया, मतलब बेच नहीं रहे हो, मतलब आप वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो। गुड्स गिवन एज सैंपल, कुल मिला के बोलूं यहां से लेकर यहां तक आपका गुड्स का जो इनपुट है ना रिवर्स तो करना पड़ेगा ही। क्यों रिवर्स करना पड़ रहा है? क्योंकि यहां से लेकर यहां तक गुड्स आपके हाथ से जा जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है? नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है आपका, इसलिए यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जीएसटी कलेक्टेड और चार्ज्ड एंड क्रेडिटेड टू आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केस, मतलब अब आप किसी को माल बेचे हो तो आउटपुट जीएसटी लगा दी हो, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा? तो सेल्स रिटर्न के केस में, सेल्स रिटर्न के केस में, और आपने कैश डिस्काउंट दे दिया किसी को तो सामने वाले से कम पैसा मिलेगा, तो सामने वाले से कम जीएसटी लोगे आप। जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन द फॉलोइंग दिस बीइंग एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी वसूली नहीं जाती है या नहीं लगाई जाती, सॉरी नहीं लगाई जाती है? सैलरी और वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, कंसल्टिंग ओनली सॉरी, इंटरेस्ट ब्याज, सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू बोथ एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्री, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ। इतनी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट है कि सेकंड लास्ट है? लास्ट टॉपिक है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मली जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर ऑफ सर्विस और गुड्स, उसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। जब जब सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस अपना जीएसटी पे कर रहा है, मतलब जीएसटी चार्ज कर रहा है, सामने वाले को गुड्स बेचा तो जीएसटी लगाया, सामने वाले को सर्विस दिया तो जीएसटी लगाया, तो ऐसे वाले को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जीएसटी का अमाउंट पे कौन कर रहा है? सामने वाली पार्टी। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब होता है जब रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस ही खुद अपना जीएसटी पे करेगा। ये ऐसा, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे वनोपज जानते हो? वनोपज जैसे तेंदुपत्ता, ये सब जो जंगल में उगता है। अब जिन लोग वहां पे ये सब तोड़ के ला रहे हैं, जो गांव जो वहां के लोग हैं, उन लोग जीएसटी का कॉम्प्लायंस कर सकते हैं क्या? लेकिन उन लोग सप्लायर ऑफ गुड्स है कि नहीं? कायदे से देखा जाए तो उन लोगों को जीएसटी लगाना चाहिए आपके ऊपर? नहीं, गवर्नमेंट बोलती नहीं। आप खरीदार हो, आप जानकार हो और आपके पास सब सुविधा है, उनके पास सुविधा नहीं है, तो आप इस केस में आप क्या करोगे? रिवर्स चार्ज, मतलब आप परचेस में ही जीएसटी जोड़ के आप वो करोगे, उसका इनपुट मिल जाएगा, वो बात अलग है। आप रिवर्स चार्ज के बेसिस पे वहां पे आप लो और जीएसटी आप खुद ही पटा दो, उन लोगों को मत बोलो पटाने के। तो ऐसा जो मैकेनिज्म होता है उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्टर्स लोगों को जब पेमेंट करते हैं ना तो उसमें भी रिवर्स चार्ज आता है, पढ़ लेते एक बार। रिवर्स चार्ज मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इट इज पेड बाय द परचेसर। सेलर को आप सप्लायर भी बोल सकते हो और इसको रिसिपिएंट भी बोल सकते हो।
इन द गवर्नमेंट अकाउंट, इट इज क्लेम्ड बाय द परचेसर एज इनपुट, इसका इनपुट ले सकता है। जैसे अपन खरीदते हैं तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में उसको दे देते हैं, तो अब रिवर्स चार्ज में जो भी जीएसटी पे किए हो ना उसका आपको इनपुट मिल जाएगा। Goods and service that are subject to GST under reverse charge mechanism are purchase of goods and service from unregistered taxpayer। आप अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से अगर कोई गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो तो आपका रिवर्स चार्ज में आ जाएगा। पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, लॉयर को अगर आप कोई फीस पे कर रहे हो तो वो रिवर्स चार्ज में, लॉयर को नहीं बोलोगे आप तू पटा देना जीएसटी, आपको पटाना पड़े। पेमेंट ऑफ फीस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर आप कोई फीस का पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट ऑफ यूज ऑफ कॉपीराइट, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके ऊपर जीएसटी क्या लगता है, क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। इसमें ट्रांसपोर्टर्स वाला बात नहीं लिखा है, ट्रांसपोर्टर्स में भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जीएसटी खत्म हो जाता है और जनरल एंट्री वाला भी पार्ट खत्म। अब आप लोगों का टेस्ट है ना, मैं आज शाम को प्लान कर रहा था, मैं आज टेस्ट आप लोगों का शाम को ना लेकर कल 2 टॉपिक का एक साथ टेस्ट लूंगा, अकाउंट का भी और ऑडिट का भी। ऑडिट में अपना कंपनी ऑडिट वाला पार्ट आएगा और अकाउंट में अपना जर्नल एंट्री वाला पार्ट आएगा, ठीक है। वही 50-55 क्वेश्चन रहेंगे सेम। और मैं एक चीज आप लोगों के लिए और प्लान किया हूं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। जो जो टेस्ट होते जा रहे हैं ना उसमें आप लोगों को किसी किसी क्वेश्चन में डाउट होगा शायद, है ना। अपन क्लास में कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर रहे हैं सब चीज का, लेकिन क्लास में एमसीक्यू डिस्कस नहीं हो पा रहे। तो मैं जो जो टेस्ट में एमसीक्यू दे रहा हूं वही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ही है सब। तो अपन एक स्पेशल क्लास रख के, है ना, आधे पौन घंटे की, उसमें सिर्फ अपन एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इसका आंसर ये है तो क्यों है उसका कारण अपन देखें, एमसीक्यू पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्लास थोड़ा सा अपन टाइम इधर आधा घंटा ज्यादा लगेगा तो लगे तो अपन वैसा करेंगे, या क्लास में आते साथ, और रोज नहीं, टेस्ट होने के अगले दिन ही बस होगा, रोज नहीं होगा। जैसे कल टेस्ट है तो पहले तो इसके पहले जो टेस्ट हुए उसका डिस्कस करेंगे, फिर अपन एक ऐसा सिस्टम बना देंगे, आज टेस्ट हुआ कल अपन उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे एमसीक्यू के ऊपर। चलो।